हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 संसाधन। अगर आप यूपीएससी या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। एक स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा, और ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा से राजू ने पूछा कि आखिर ये संसाधन क्या है। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे आसपास जो भी वस्तु है उसका उपयोग हम आवश्यकता के पूरा करने के लिए कर रहे हैं, वो क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे, ठीक है। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वह आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है, ठीक है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है। संसाधन जो हमारे आसपास जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो सारे संसाधन है। हम लिखने के लिए पेन का यूज करते हैं, तो ये भी संसाधन है। पेंसिल है, ये भी संसाधन है। कॉपी बुक, ठीक है, ये सारे संसाधन है। जो भी आप देख रहे हैं आसपास, वो सारा कुछ संसाधन है, ठीक। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं, ठीक है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कि जो भी उपयोग के लिए किया जाता है, जो भी वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको संसाधन कहते हैं। याद रखिए यहाँ कि जो हमारी आवश्यकता नहीं है जिस चीज़ का, वो संसाधन नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, ठीक है। अभी हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि संसाधन तभी होता है, ठीक है, जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने ऐसा कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ देखिए कि जो मनोरम भूदृश्य है उसको भी तो हम उपयोग करते हैं ना, हमारे लिए संसाधन है, हमें अच्छा लगता है ना। धातु का भी मूल्य होता है, वो भी संसाधन है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो यहाँ ये भी बताया गया कि घरेलू उपयोग हम जो भी लाते हैं, घरेलू चीज़ें, जैसे खांसी हुआ तो हम क्या काढ़ा पीते हैं, तो उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर उसी को हम पेटेंट करने के बाद मेडिकल फर्म द्वारा हम बेचेंगे तो उसका हमें आर्थिक मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए शब्दावली दिया हुआ है। पेटेंट मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब किसी भी विचार या आविष्कार में जो आपका विचार है, आपने जो भी आविष्कार किया है, तो उस पर आपका एकाधिकार है, उस पर आपका अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है,
समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे समय और प्रौद्योगिकी कैसे, आदि मानव, आप देखिए जब प्राचीन भारत की बात करेंगे उस टाइम आदि मानव हुआ करते थे तो इतना आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं थी। उस टाइम कच्चा मांस खाना, कंदमूल खाना, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग विकसित हुआ, अब प्रौद्योगिकी आई और अब देखिए डिजिटल ज़माना है ना। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो यही हम आपको बता रहे थे कि जैसे आदि मानव में पहले लोग क्या खाते थे, कंदमूल खाते थे या कच्चा मांस खाते थे, लेकिन जैसे ही आग की खोज हुई तब से लोग क्या उसको पका कर खाने लगे, ठीक है। उसी तरीके से हम पहिए के आविष्कार किए तो एक जगह से दूसरी जगह में जो टाइम हमें ज़्यादा लगता था अब धीरे धीरे कम लग रहा है। अब तो मेट्रो हो गया, हवाई जहाज़ हो गया है, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमने आविष्कार किया, ठीक है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। यहाँ देखिए शब्दावली दिया हुआ है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या होता है, प्रौद्योगिकी होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ, ठीक। यहाँ अम्मा ने बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण, एक आप भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जॉब करेंगे, ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे तो आप संसाधन है। अब यहाँ देखते हैं संसाधनों के प्रकार। यहाँ से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी क्या क्या है इसका प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित, और मानव खुद ही एक संसाधन है, ठीक। अब हम एक एक करके देखेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो क्या होता है प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलता है, वो नेचुरल, जैसे वायु हो गया जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये भी देखिए कि प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए हम औजार या प्रौद्योगिकी का भी हम उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन को ही हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, एंड दूसरा है अनवीकरणीय। तो ये एक एक करके पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। मतलब क्या है, नवीकरणीय संसाधन वो है जो कि हम उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम आसानी से फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो मात्रा है वो लिमिटलेस है, असीमित है, ठीक है। मानवीय क्रियाओं से वो कोई प्रभाव नहीं होता है उस पर। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इस सब पे मानव कितना भी उपयोग कर ले वो ख़त्म थोड़ी ना होने वाला है, तो इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या भी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में।
वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। तो यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, नवीकरणीय संसाधन जिसका भंडार असीमित है, ठीक है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन है जिसका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे किसके उदाहरण है, अनवीकरणीय संसाधन के, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो सीमित है और अगर हम इस एक बार अगर ये ख़त्म हो जाता है तो इसका उपयोग मतलब कि फिर से बनने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। ये तो हमें पता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जो वितरण होता है ना, वो डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु के बारे में, ऊंचाई के बारे में, भौतिक कारक के बारे में, ठीक। तो इस तरीके से हर जगह एक जैसा संसाधन नहीं है कि जैसे कि आप देखिए कोयला हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, कोई पर्टिकुलर स्थान पे ही वो मिलते हैं। जैसे जल को ही देखिए तो जल भी हर जगह, जैसे रेगिस्तान में जल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन रेगिस्तान में आपको बालू मिलेंगे, रेत मिलेंगे, ठीक है। पानी हर जगह, मतलब रेगिस्तान में भी बहुत कम मात्रा में पानी मिलेंगे। तो इस तरीके से पेट्रोलियम भी हर जगह नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे उनके अकॉर्डिंग जहाँ वो रह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ के क्या है उनका वितरण उसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ये तो था प्राकृतिक संसाधन। अब हम जानेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो भी प्राकृतिक पदार्थ है उसका उपयोग हम एक सदुपयोग ना करें। जैसे लौह अयस्क का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, लौह अयस्क है, तब तक वो संसाधन नहीं था, तब तक हम उसका लोहा नहीं बनाना सीख गए। मतलब हमने क्या सीखा कि संसाधन वो होता है जिसका हम कुछ उपयोग कर सके, और जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है मतलब वो संसाधन नहीं है, तो उपयोग कर सके उसमें हमारा प्रौद्योगिकी भी आ जाएगा। हम प्रौद्योगिकी को भी इस्तेमाल करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा मानव निर्मित संसाधन। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन हम बनाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे मानव संसाधन के बारे में, ठीक। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी करते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, तो आप भी एक संसाधन है, ठीक है। अतः लोग मानव संसाधन है और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक। यहाँ देखिए एक आपको दिखाया गया है, इसमें सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो अगर आप सूखे के कारण फसलों का विनाश हो रहा है तो इसका संसाधन निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप एक संसाधन है, ठीक। हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो सूखा हुआ, फसल का विनाश हुआ, ठीक। तो जब तक हम इसका समाधान नहीं निकाल सकते, जब तक कि हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, शिक्षा ना हो, नॉलेज ना हो, उसके बाद हमारे पास कोई कौशल हो, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका समाधान निकाल सकते हैं। और हमने समाधान निकाल लिया, इस तरीके से हम एक संसाधन है, ठीक। पढ़ें एवं मनन करें। मनुष्य जो है एक दूसरे पर निर्भर है।
किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आप देखिए डॉक्टर हैं तो वो ठीक करते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अगर आपको शिक्षा की ज़रूरत है, स्कूल जाना है, तो आप टीचर के पास जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसान खेती करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमें हर लोग एक दूसरे और जाने के लिए जो ट्रैवल हम करते हैं तो उस गाड़ी में जैसे रेलवे या मेट्रो या कार या टैक्सी जहाँ भी जाएं तो उसके लिए हमें कार की ज़रूरत होती है, वहाँ ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमें हर तरीके से लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। तो हर लोग मनुष्य जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। ठीक है, लोग इसमें डिबेट करते हैं कि मानव संसाधन है या नहीं। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अगर हमें नॉलेज नहीं है कि हम इस पेन का उपयोग कैसे करें, तो इसका मतलब ये संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मानव ही है जो कि उनकी जो कुशलताएं हैं, उनकी योग्यता है, उनकी शिक्षा है, वही जो है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाते हैं और इस तरीके से संसाधन भी बनाते हैं। मूल्यवान बनाए तो संसाधन बनाए। ठीक, अब हम जानेंगे संसाधन के संरक्षण के बारे में। अभी हमने संसाधन के बारे में देखा और अब हम देखेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। यहाँ भी एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? ठीक है, वो सपना देख रही थी। कभी कभी सपने में इस तरीके से उनके सपने में आए कि सारे पेड़ कट गए हैं, पानी भी नहीं है, कहीं खाने पीने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं है और लोग परेशान भी हो रहे थे, इधर उधर घूम भी रहे थे। तो अम्मा ने कहा, अम्मा से पूछा कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? हमने देखा कि उसका जो मात्रा जो है असीमित है, लेकिन अगर हम फिर भी उसके प्रति सतर्क नहीं रहे तो ये दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ऐसा अम्मा ने बोला कि हाँ, आप इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं कि हाँ ये ख़त्म ना हो और हम नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन का हम क्या करें, सतर्कतापूर्वक हम इसका उपयोग करें, ताकि ऐसा नौबत ना आए कि चारों तरफ पेड़ कट गए हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही सतर्क रहें। ठीक, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, सतत विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। जैसे कि कोई संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, प्रकृति ने हमें दिया है, तो उसका उपयोग हम इस तरीके से करें ताकि हम तो उपयोग करें ही साथ हमारे आगे आने वाले पीढ़ी भी उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों मतलब आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। ठीक, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता दर्श बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए।
मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। तो जो भी हमारे पास संसाधन है, जैसे कि इन्होंने क्या किया, पुराने समाचार पत्र यूजुअली लोग फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका इसने क्या किया, उपयोग किया, मतलब सदुपयोग किया। कैसे? लिफाफा बनाकर। ठीक, तो इस तरीके से आप भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी सामान ऐसा आपको लग रहा है कि वेस्ट हो गया है, तो उसका हम किस तरीके से उपयोग करें, आप वहाँ पे आप अपनी कुशलता दिखा सकते हैं, कौशल स्किल दिखा सकते हैं। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। विद्युत भी होता है ना, लोग फालतू के जलाए रखते हैं, फैन, एसी, कूलर, ठीक है, लाइट। अगर हम उस रूम में नहीं भी बैठे हैं फिर भी लाइट जल रही है या एसी चल रहा है, तो वैसे नहीं करना चाहिए। हमें जब उपयोग हो तभी हम उसका यूज करें। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। और जल का भी उपयोग, लोग ऐसे नल खुला छोड़ दिया तो पानी बह रहा है, तो पानी की भी आपकी अगर आपको ज़रूरत है तो उतना ही बार आप उसी टाइम नल को ओपन कीजिए, फिर बंद कर दीजिए, ताकि जल बर्बाद ना हो। ठीक है, जल की एक एक बूंद जो है मूल्यवान है। आशा ने ऐसा कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? आप भी संसाधन को क्या करेंगे, संरक्षण करने में मदद कीजिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा संसाधन को हम संरक्षण कर पाएंगे। ठीक, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, उसको हम देखते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है, यहाँ से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेंस सेकेंड स्टेज आता है मेंस का। ठीक है, तो मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम कैसे आंसर लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से छोटे छोटे जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तभी आप यूपीएससी लेवल का आंसर लिख पाएंगे। ये मल्टीपल चॉइस, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी हमने जो भी पढ़ा उसका आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।